वेलकम टू पनीशिया। आज हम डिस्कस करते हैं 4th वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट जस्ट हैव अ लुक कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज का करंट अफेयर्स का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ब्रिक्स का समिट, एससीओ का समिट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में भी हुई हैं जहाँ से इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हम आज डिस्कस करेंगे, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे हम डिक्लेयर करेंगे कि इंडिया को ट्रेकोमा नाम की एक बीमारी से WHO ने फ्री डिक्लेयर कर दिया है। एससीओ समिट, ब्रिक्स समिट, COP अंडर CBD, इंडिया के नए चीफ जस्टिस एंड पीपल इन न्यूज़ में आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। एंड लास्ट वील डिस्कस मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। देखो, सिटीजनशिप का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और उसके लिए एक्ट भी एग्जिस्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 to 11 डील करता है सिटीजनशिप के साथ, जिसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे, किस तरीके, किस इंसान को सिटीजनशिप दी जाएगी, किस इंसान से छीनी जाएगी, कैसे उसके ऊपर काम किया जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें बताता है किस किस लोगों को सिटीजनशिप देनी है। तो सिटीजनशिप इनिशियली उसके लिए जो एक कॉमन सी डेट है वो है 26 जनवरी 1950। जो भी लोग इंडिया में एंटर हुए पाकिस्तान से या ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि तब दो थे, तो उन सब लोगों को इंडिया ने सिटीजनशिप देने का वादा कर दिया। 1985 में असम अकॉर्ड साइन होने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1986 में, जिसमें एक नया सेक्शन इस एक्ट में ऐड कर दिया गया। दैट वाज सेक्शन 6A। सेक्शन 6A ये कहता है कि 26 मार्च 1971 से पहले जितने लोग असम में एंटर हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे, उन सब लोगों को भी इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर वो कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो इस चीज़ के ऊपर अभी पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही थी कि असम के लोगों की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो उनका कल्चरल इंडिजेनिटी है, वो ख़राब हो रही है ड्यू टू रिफ्यूजीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ असम में भरने शुरू हो गए हैं। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि सेक्शन 6A को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक 5 जजेस का बेंच बना, जिसमें 4:1 की मेजॉरिटी से इस बात को अपहोल्ड किया गया कि सेक्शन 6 अपने आप में 100% जस्टिफाइड है। एंड एज पर प्रोविजंस इंडियन गवर्नमेंट उन सब लोगों को जो 1971 से पहले और जो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उनको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप देगी। अब असम के लोगों का क्या कहना है कि ऐसे माइग्रेंट्स अगर असम में एंटर करेंगे, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा कंपटीशन, लाइवलीहुड्स, हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है खारिज। और इसी साल में इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को भी लागू कर दिया है। इसी मार्च से उसको लागू किया गया। 2019 की अमेंडमेंट ये कहती है, इंडिया में एंटर होने वाला कोई भी इंसान 3 कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, और वो मुस्लिम के अलावा किसी भी और रिलीजन से बिलोंग करता है, सिख, हिंदू, जैन, पारसी, किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, इन 3 कंट्रीज में से अगर इंडिया में एंटर हुआ है 2014 31 दिसंबर से पहले, उसको इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे देगी। तो इस पूरे साल में सिटीजनशिप स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स का टॉपिक रहा है। तो सिटीजनशिप के सारे आर्टिकल्स, सिटीजनशिप के सारे अमेंडमेंट्स, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर्स करंट अफेयर्स। 2 अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 1986 जो असम अकॉर्ड के बाद हुई, सेक्शन 6A के साथ डील करती है। दूसरी है 2019 लेटेस्ट अमेंडमेंट जो इसी साल लागू करी गई है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है और इनको अच्छे से डेप्थ में स्टडी करना है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ट्रेकोमा बाय WHO। ट्रिकोमा एक इन्फेक्शन है जो आईज की इन्फेक्शन होती है ड्यू टू अ बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लैमीडिया ट्रैकोमाइटिस। ये जो इन्फेक्शन है, और अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है
सो देयर आर फेयर चांसेस कि वो ब्लाइंड हो सकता है। और दुनिया भर में WHO का कहना है 150 मिलियन लोग हैं जो इससे इफेक्टेड हैं, जिनमें से 6 मिलियन लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि उनकी जो विजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो जाती है। तो इंडिया ने इसके लिए एफर्ट करे, कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया WHO के साथ मिलके, और पिछले 10-20 सालों में इंडिया में ट्रेकोमा को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ऐसी सारी बीमारियां जो किसी भी कंट्री के रिलेटेड WHO डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कुछ भी ऐसा है, तो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया ने मिशन लॉन्च किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, और ये मिशन इंडिया ने लॉन्च किया 1963 में विद सपोर्ट फ्रॉम WHO एंड यूनिसेफ, नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। तो इंडिया और भी जो इतने सारे प्रोग्राम चला रहा है डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रेकोमा किस चीज़ की बीमारी है, किस चीज़ से होती है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, इससे क्या हो सकता है, और इंडिया ने इसके मिशन के अंडर क्या किया, किसने हेल्प करी, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट SCO समिट। तो SCO की जो समिट थी वो हुई थी 16-17 अक्टूबर 2024 में, और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग थी। मतलब जो किसी भी समिट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल की मेन मीटिंग होती है, जिसमें हर कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता है। अब एज SCO मेंबर कंट्री इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और समिट कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कि क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। यस, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं गए थे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे, S जयशंकर। तो यहाँ से भी एक हमें क्लू मिलता है कि क्या इंडिया अभी तक इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल वहाँ जाने के लिए, या ही कंसिडर्ड कि ब्रिक्स समिट पे जाना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो S जयशंकर सबसे पहले तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए इस्लामाबाद पाकिस्तान में फॉर SCO समिट, एंड इट वाज 23rd SCO समिट। तो जो पॉइंट्स डिस्कस हुए वो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले लेट्स जस्ट हैव अ टॉक अबाउट व्हाट इज SCO। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका ओरिजिनली नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 के बाद 2001 में इसका नाम रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 5 मेंबर कंट्रीज़ ने इसको शुरू किया, और एट प्रेजेंट इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। SCO की शुरुआत रशिया और चाइना ने करी थी, एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए। SCO का अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो वन ऑफ द मेन टारगेट है जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो सारा एशिया और मिडल ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म को ख़त्म करना। एंड आयरॉनिकली इसमें वो सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन सभी कंट्रीज़ में ये चीज़ें एट प्रेजेंट प्रेवलेंट हैं। अब इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। 4 तो ये कंट्रीज़ हो गई। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में इकट्ठा। उसके अलावा ईरान इसका पार्ट है, बेलारूस इसका पार्ट है। 4 और कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। याद रखने के लिए आप चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, ये पेयर्स में याद करिए। 4 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के पीछे स्थान लगता है, वो चारों मिडिल ईस्ट कंट्री जो पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ पड़ती हैं, वो चारों कंट्रीज़, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ठीक है, तो चीज़ें डिस्कस हुई। अब इंडिया का क्या कहना है। इंडिया कहता है कि SCO का मेन टारगेट क्या है, एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल करना, टेररिज्म कंट्रोल करना, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान इज स्टिल इन्वॉल्व इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, चाइना इज स्टिल इन्वॉल्व इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और ये जो सारे वेपन सप्लाई, ये जो सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो जनरेट होते हैं पाकिस्तान के ज़रिए, चाइना के ज़रिए, उन सब चीज़ों को इंडिया पोस्ट करता है दैट वेयर आर द ऑब्जेक्टिव्स बीइंग फुलफिल्ड, जो SCO ने हमसे वादा किया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जहाँ पे भी जिस भी समिट में चाइना इन्वॉल्व है, वहाँ पे डेफिनेटली एक ना एक बार चाइना हमेशा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बात करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, एंशिएंट टाइम्स में आपको अगर पता होगा तो एशिया से जो यूरोप की तरफ ट्रेड हुआ करता था वो एक सिल्क रूट से होता था जो चाइना से होता था।
तो वो सिल्क रूट बंद हो गया जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रूल चेंज होना शुरू हो गया। अब चाइना दोबारा से दुनिया को और यूरोप को एशिया के साथ रोड रूट से एंड वाटरवेज से कनेक्ट करना चाहता है। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बेल्ट इनिशिएटिव, जहां पे यहाँ से लेके रशिया और ये सारी कंट्रीज से लेके इधर से कनेक्शन होता है यूरोप तक। और ये जो ऊपर वाला है दिस इज द रोड रूट जिसको रोड इनिशिएटिव बोला गया। तो कनेक्टिवली इट इज कॉल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ ये शुरू हो रहा है चाइना से, यहाँ से ये चाइना से शुरू हो रहा है, इधर ये इंडिया में कोलकाता में कनेक्ट होगा, फिर ये श्रीलंका कोलंबिया में कनेक्ट होगा, फिर ये इधर नायरोबी इन अफ्रीका में कनेक्ट होगा, फिर ये इधर जाके वेनिस इन यूरोप में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ये भी अल्टीमेटली जाके रॉटरडैम इन वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा इन यूरोप। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया अपोज करता है, इंडिया इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। इंडिया ने अभी तक इनके साथ कोई मेमोरेंडम साइन नहीं किया है। दो रीजंस हैं। पहला रीजन, इंडिया कोलकाता के लिए भी इट इज़ नॉट कंफर्टेबल कि वहाँ से वो इनिशिएटिव निकले। दूसरी चीज़, जो रोड इनिशिएटिव है चाइना का वो पीओके से गुजरने वाला है। तो पीओके से अगर गुजरेगा तो इंडिया उसको अपना एरिया है, ठीक है, तो उनको हमसे परमिशन लेनी चाहिए, चाहे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं चलता, वो हमारे मैप का हिस्सा है। तो इंडिया से परमिशन लेना चाइना का फ़र्ज़ बनता है, जो चाइना नहीं ले रहा। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया इस इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। उल्टा G20 समिट 2023 में इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिमिलर टू व्हाट चाइना इज स्टार्टिंग। इंडिया भी इंडिया से यूरोप को रोड के जरिए कनेक्ट करना चाहता है, दैट इज इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इंडिया मैक्सिमम कंट्री से ऑलरेडी मेमोरेंडम साइन करा चुका है और उनके साथ इस बात के लिए इनिशिएटिव ले चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अब दुनिया में ट्रेड को इन्हांस करने के लिए। दूसरी चीज़, ये एक इनिशिएटिव है जो शुरू किया रशिया, इंडिया एंड ईरान ने। इसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एशिया के अंदर ही नॉर्थ टू साउथ रन करेगा, ठीक है। देखिए कैसे काम करेगा। एट प्रेजेंट जो हम रशिया तक ट्रेड लेके जाते हैं इंडिया से, वो जाता है ये ब्लू वाले रूट से, इधर से सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप से गुजरता हुआ ये रशिया पहुंचता है, ठीक है। मतलब बीच में यूरोप कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व है। इंडिया चाहता है और ये कंट्रीज चाहती हैं कि वो रूट जाए इस तरीके से, जो इंडियन ओशन को, अरेबियन सी को कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी के साथ, और इस रूट के जरिए कहीं पे भी यूरोपियन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो अब रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है, चाइना के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, तो उनका ये जो ट्रेड रूट है ये हैम्पर हो रहा है, यहाँ से उनको ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ से ट्रेड हो जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इनिशिएटिव लेंगे, कैसे इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में भी इस साल के SCO में डिस्कशन की गई। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत सालों से न्यूज़ में चल रही है, नई चीज़ें नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। ब्रिक्स की किस साल हुई थी? 16th समिट, और ब्रिक्स का इस साल प्रेसिडेंट है रशिया। तो मीटिंग हुई थी काजान रशिया में, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, ठीक है, कि SCO समिट भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में हुई, लेकिन वहाँ वो नहीं गए, लेकिन रशिया की समिट में वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए। तो इट वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट जिसमें ये 5 नए मेंबर कंट्रीज को भी इंक्लूड किया गया। जैसे SCO का एक्सपेंशन हो रहा है वैसे ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन हो रहा है। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज बोला जाता है, जो आने वाले टाइम में दुनिया की सुपर पावर्स बनेंगी, जिनकी GDP ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एक्चुअल में ब्रिक्स ग्रुप बनाया गया था इमर्जिंग इकोनॉमीज के ग्रुप के तौर पे नेगोशिएशंस करने के लिए। धीरे धीरे आगे जाके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो एनुअल मीटिंग्स करनी जिसने शुरू करी इन 2001। ओरिजिनली इट वॉज ब्रिक, बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गए। इस साल 5 नए मेंबर कंट्रीज ऐड किए गए। वो मेंबर कंट्रीज थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE एंड अदर मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स के अंडर इस टाइम काम कर रहे हैं। मीटिंग हुई तो रशिया ने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया यूरोपियन कंट्रीज को दिखाने के लिए कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। SCO और ब्रिक्स में एक कॉमन चीज़ हुई इस साल कि हम एक
ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होती है तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं और उनको स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रशिया चाइना के साथ ट्रेड करता है या तो चाइनीज़ करेंसी में या रशियन में, इंडिया के साथ ट्रेड करता है या रशियन करेंसी में या इंडियन करेंसी में। तो ब्रिक्स के अंडर ये मेजर डिस्कशन हुआ गया कि कैसे हम एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव होगा, हम वो यूज़ ना करें, या फिर हम डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के बारे में बात करी गई। जो मेन टारगेट था पूरे साल ब्रिक्स का, दैट वाज रिलेटेड टू मल्टीलेटरलिज्म, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन सपोर्ट, वही जो मैंने आपको स्विफ्ट सिस्टम के बारे में बताया, और इंटरनेशनल अलायंस है बिग कैट्स अलायंस जो इंडिया ने शुरू किया था, जो 7-8 बिग कैट्स हैं दुनिया की, जैसे चीताज हो गए, लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, इनके लिए एक अलायंस इंडिया ने शुरू किया था उनकी कंजर्वेशन के लिए। जैसे चीताज को इंडिया दोबारा री इंट्रोड्यूस करने की और कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस साल के ब्रिक्स में डिस्कस हुई वो था इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट। 2021 में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। दोनों कंट्रीज़ ने आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स भी हमें देखने को मिली थी। तो वो जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे उनका एग्रीमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट ने आपस में साइन कर लिया है कि जो कंडीशन 2021 से पहले थी हम वहीं से दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। अब वो एरिया है क्या, देखो ये हमारा कश्मीर का मैप है, ठीक है, जो इंडिया का पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ मैप। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको हम कहते हैं इंडिया का जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है। ये जो डार्क ग्रीन एरिया है इसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो नाम इसको यूनाइटेड नेशंस देता है। पाकिस्तान ने इस एरिया पे इंडिया के जम्मू कश्मीर में एक तरह से कब्जा किया हुआ है, ठीक है। इस एरिया को पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान कहता है और कोई नहीं कहता है। और ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनती है जिसको सपोर्ट इंटरनली पाकिस्तान करता है, ठीक है। ये जो एरिया है इसको कहते हैं अक्साई चिन का एरिया, जिसमें चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो जो डिस्प्यूट हुआ वो इस अक्साई चिन और इंडिया के जम्मू कश्मीर के बीच में हुआ। तो यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है पीओके और इंडिया जम्मू कश्मीर के बीच में, इस एरिया के बीच में, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन है अक्साई चिन और इस एरिया के बीच में, उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो सारा मसला खड़ा हुआ, जो सारी डिस्कशंस हुई, वो हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। तो इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास यहाँ कुछ एरियाज़ हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है, पैंगोंग सो का एरिया है, डैमचक का एरिया है। इन सभी एरियाज़ में एग्रेशन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ते हैं ये एरियाज़, इंडिया के हैं, इंडिया उनको कंट्रोल करता है, लेकिन चाइना ने एग्रेशन एक्टिविटीज़ में अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे आकर इन एरियाज़ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और वहीं से लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो अब हमने वापस से एग्रीमेंट कर लिया है कि जिस कंडीशन में हम 2021 से पहले रह रहे थे, जिस तरीके से हम नेगोशिएशन पेट्रोलिंग कर रहे थे मिलजुल के, या फिर हम एक 2005 का बॉर्डर पीस एग्रीमेंट फॉलो कर रहे थे, अब हम वापस से उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे मिलिट्री डी एस्केलेशन शुरू भी हो गया, मतलब दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा मिलिट्री के कैंप वगैरह लगने शुरू हो गए थे, अब उन्होंने वहाँ से वो कैंप हटाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं COP 16 अंडर CBD। CBD इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी शुरुआत हुई थी द फेमस अर्थ समिट ऑफ 1992। तो CBD के अंदर अब एक लेटेस्ट COP हुई है। CBD डील करता है बायोडाइवर्सिटी के साथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन, उनसे जनरेट होने वाले रिसोर्सेज की कंजर्वेशन और इन सब चीज़ों के साथ। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कन्वेंशन 2 साल में एक बार होती है। तो क्लाइमेट चेंज वाली जो कन्वेंशन है, जिसको हम कहते हैं UNFCCC, उसकी शुरुआत भी कब हुई? उसकी शुरुआत भी रियो समिट में हुई। और CBD की शुरुआत भी कब हुई? रियो समिट में हुई। अब उसकी COP इस साल होने वाली है, हो रही है अक्टूबर नवंबर के आसपास। वो COP है COP 29, लेकिन इसकी COP है 16, क्योंकि इसकी 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो लास्ट समिट हुई थी COP 15, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक चीज़ डिस्कस हुई, दैट वाज कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क।
ये जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है एक्चुअल में कनमिंग इज अ प्लेस इन चाइना, वहाँ होना था लेकिन नहीं हुई वहाँ समिट क्योंकि कोरोना फैला हुआ था। तो मॉन्ट्रियल इज हेडक्वार्टर ऑफ सीबीडी, सेक्रेटेरिएट ऑफ सीबीडी। तो कनमिंग ने अपने बिहाफ पे मॉन्ट्रियल में समिट कंडक्ट कराई थी। तो वहाँ से एक फ्रेमवर्क निकला कि 2030 तक हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो इस साल का जो मेन टॉपिक था जिस पे डिस्कशन हुई COP 16 में, वो यही फ्रेमवर्क था। पहले आप देखो कि इस फ्रेमवर्क के गोल्स क्या हैं। ये सारे गोल्स हैं 23 गोल्स जो उसमें प्रेजेंट किए गए। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूसिव स्पेशल प्लानिंग ऑफ ऑल एरियाज, रिस्टोरेशन ऑफ 30% डिग्रेडेड लैंड, प्रोटेक्टेड एरियाज 30/30, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एंड ब्लू अर्बन स्पेसेस, रिमूव हार्मफुल इंसेंटिव्स। ये सारे पॉइंट्स हैं और इस फ्रेमवर्क के अंडर मेंबर कंट्रीज को बोला गया कि आप ये चीज़ें अचीव करने की कोशिश करो। तो यहीं पे हम इनको एक नाम देते हैं 30/30। 30/30 का मतलब है कि 30% लैंड को कंजर्व करना है, 30% को रिस्टोर करना है बाय 2030। तो इसको हम कहते हैं 30x30x30 इनिशिएटिव। अगर आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, कन्वेंशन अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि मेंबर कंट्रीज को नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बताओ कि आप अपनी कंट्री में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हो, आपका क्या गोल है। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी में भी वो चीज़ है जिसको बोला जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स। तो अब तक 196 में से सिर्फ 32 कंट्रीज ने इसको प्रेजेंट किया है। इंडिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस नहीं हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम याद रखेंगे वो क्या है, वो है ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जिसके बारे में बात की गई। और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ये मीटिंग हुई थी कैली इन कोलंबिया, कैली कोलंबिया में। एंड ये कुछ डाटा है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप किसी भी पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में यूज़ कर सकते हो एज एग्जाम्पल अपने जो आंसर्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कितनी लैंड डिग्रेड हो गई है, कितने स्पीशीज़ ख़राब हो चुके हैं, कितने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने इंडेंजर हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें इस कन्वेंशन के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम एक नया चीफ जस्टिस ढूंढने वाले हैं, इंडिया के लिए ढूंढने वाले थे इंडिया के लिए। तो बेसिकली इसको पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्रूट करने का और उनको उनकी पोजीशन तक लेके आने का जो राइट है वो है सेक्शन 124 के अंडर प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अपॉइंटमेंट करने से पहले प्रेजेंट CJI से रिकमेंडेशन मांगी जाती है। तो ये जिनको अपॉइंट किया गया है संजीव खन्ना को, ये रिकमेंडेशन थे DY चंद्रचूड़ जी के। तो नेक्स्ट इंडिया के 55th CJI बनने वाले हैं संजीव खन्ना आफ्टर DY चंद्रचूड़। लेकिन इनका टेन्योर अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का रहने वाला है क्योंकि उसके लिए एज का क्राइटेरिया होता है कि टिल अचीव द एज ऑफ 65। तो ये 65 के हो जाएंगे अगले अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल तक, देन ही विल रिटायर, देन वी विल हैव 56th CJI ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पीपल इन न्यूज़ टॉपिक जो करंट अफेयर्स के अंडर आता है। अब्दुल कलाम जी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनके नाम पे एक दिन सेलिब्रेट होता है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। अब कहीं कहीं ये चीज़ लिखा होता है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे UN रिकॉग्नाइज करता है, कहीं कहीं लिखा होता है सिर्फ इंडिया लेवल पे है। जो भी है इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। अब इनके रिलेटेड जो पॉइंट्स हम याद रखेंगे, फर्स्ट इज ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर, ठीक है, born in 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu, ठीक है। he is known as missile man of India, he was 11th president of India। इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करी पोखरान 2 उसमें ही was चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये उस टाइम पे हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर पोखरान टेस्ट था वो किया गया था, दैट वाज सक्सेसफुल। फिर उसके बाद जो इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल बना SLV-3, जिस रॉकेट से हमने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। रोहिणी इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ड सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम अ इंडियन रॉकेट। इंडिया की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को लॉन्च करते वक्त इंडिया के पास अपना रॉकेट नहीं था। आर्यभट्ट हमने रशिया के रॉकेट से लॉन्च किया था। इंडिया का पहला सक्सेसफुल रॉकेट था SLV-3, शॉर्ट लॉन्च व्हीकल 3।
ठीक है। तो ये जो SLV-3 था, इसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने और रोहिणी को लॉन्च करने में। 1981 में इनको पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण मिला, 1997 में भारत रत्न मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी बुक है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड बुक्स में इंक्लूड किया जाता है और बहुत बार पेपर में भी पूछी जाती है। ओडिशा ने 2017 में एक आइलैंड था ओडिशा के पास, व्हीलर आइलैंड, उसका नाम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया और अब इंडिया वहाँ से मिसाइल्स और इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करता है। 2017 में डेथ हुई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, उनको कमेमोरेट करते हुए ओडिशा ने उस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया था। लास्ट हम बात करते हैं 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। फर्स्ट का नाम है सिम्बिक्स। सिम्बिक्स इज सिंगापुर इंडिया मरीन बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसका 31st एडिशन अभी अक्टूबर एंडिंग में हुआ है, 23 to 29, और इसमें इंडिया की विशाखापट्टनम की जो ईस्टर्न कमांड है वहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज अभी इंडिया में हुई है। 2 फेजेस हैं इसके, हार्बर फेज एंड दूसरा है सी फेज, जो कि बे ऑफ बंगाल में होने वाला है। तो ये सारे डिटेल्स, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, किसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया और जर्मनी की नेवी ने पहली बार एक नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करी, जिसका हम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज नाम है, MPX इज द नेम। इंडिया और जर्मनी की नेवीज के बीच में पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है और ये होने वाली है बे ऑफ बंगाल में। इसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगी, अपनी जो नेवी एक्सपर्टिस है, जो अपनी मशीन्स हैं नई नई, वो एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर करेंगी। तो ये 2 एक्सरसाइज हैं, MPX दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, सिम्बिक्स दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। दोनों ही नेवी एक्सरसाइजेज हैं और दोनों ही इंडिया में हो रही हैं। सिम्बिक्स हो रही है विशाखापट्टनम में, MPX हो रही है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे करंट अफेयर्स ऑफ 4th वीक ऑफ अक्टूबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे।